हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ सक्सेसफुल मैन इज द वन हु कैन ले अ फर्म फाउंडेशन विद द ब्रिक्स अदर्स हैव थ्रोन एट हिम। यानी कि एक सफल मनुष्य, सफल व्यक्ति वही है जो उसके ऊपर जो दूसरे लोगों ने ईंटें फेंकी हो ना, ईंटें मतलब लिटरल ईंटें नहीं, इसका मतलब होता है, ये मेटाफर है। मेटाफर का मतलब कटाक्ष किए हो, कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया हो, उनको वो नेगेटिव एस्पेक्ट में ना लेके उनसे एक मजबूत नींव तैयार करे, एक फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए, वही व्यक्ति आगे जाके सफल होता है। ठीक है, तो कोई आज आपको ये बोलता है कि तुमने तो इतना कर लिया, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो, कुछ और कर लो, इन चीज़ों को नकार दें, नज़रअंदाज कर दें, इनसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं। जितना वो लोग आपको डीमोटिवेट करें उतना ही ज़्यादा कठोर मेहनत कीजिए, कठोर परिश्रम कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंडियन समर हैव बीन ऑब्वियस। बोल रहे हैं जो इफेक्ट्स यानी कि दुष्परिणाम, प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हिंदुस्तान के समर, हिंदुस्तान की गर्मियों के ऊपर पड़ रहे हैं, वो बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत ही ऐसे हैं कि हाँ हमें पता था ये होने वाला है। फॉर एटलीस्ट अ डेकेड, कम से कम पिछले 10 सालों में तो ये चीज स्थापित हो ही चुकी है कि हमें पता है कि ये क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम है। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के ज्यादातर हिस्सों में द स्प्रिंग सीजन हैज श्रंक। जो स्प्रिंग सीजन मार्च से अप्रैल का जो महीना होता है जिसमें नई कोपलें आती हैं, है ना, वो वाला जो मौसम है वो थोड़ा श्रिंक हो चुका है। इन 2022 द कंट्री, श्रिंक मतलब कम हो चुका है, सिकुड़ चुका है। इन 2022 द कंट्री एक्सपीरियंस्ड इट्स हॉटेस्ट मार्च सिंस 1901। यानी कि 2022 में देश का सबसे गर्म मार्च का महीना देखा गया था 1901 के कंपैरिजन में। यानी कि 1901 में इससे पहले का रिकॉर्ड था, उसके बाद 2022 में देखा गया। लास्ट ईयर पिछले साल भी हीट वेव स्टार्टेड इन अर्ली मार्च। हीट वेव्स जो हैं वो शुरुआती दिनों में, मार्च के शुरुआती दिनों में ही शुरू हो गई थी। एंड मेनी एरियाज रिपोर्टेड टेम्परेचर्स दैट वर हायर देन एवरेज। और कई इलाकों में टेम्परेचर जो है वो ऐसे मापे गए जो एवरेज टेम्परेचर होता है उससे काफी ज्यादा हाई थे। This year, इस साल, several parts of South India experienced a hotter than usual March. Hotter than usual मतलब सामान्य तौर से ज्यादा गर्म। ठीक है, तो इस साल हिंदुस्तान, साउथ इंडिया के कई सारे हिस्सों में मार्च का महीना, भी मार्च खत्म ही हुआ है, तो मार्च के महीना जो है वो आमतौर पे जितना गर्म रहता है उससे ज्यादा गर्म था। Climate change is also increasing the frequency and intensity of extreme weather events। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्रीक्वेंसी यानी कि जितने तेजी से बार बार रिपीटेशन में, जितनी रिपीटेशन में कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट यानी कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पे अचानक से मूसलाधार बारिश हो गई, कहीं पे लैंडस्लाइड्स हो गई, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। ऐसे कुछ हादसे जो हैं और उनकी इंटेंसिटी यानी कि उनकी भयावहता, उनका तीव्रता, गति उनकी वो बढ़ चुकी है। ऑन मंडे द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट warned that heat wave spells could last 10 to 20 days instead of 4 to 8 days। बोल रहे हैं कि मंडे को, सोमवार को, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये चेतावनी दी कि जो हीट वेव स्पेल्स हैं, स्पेल्स मतलब उसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड, जितने ड्यूरेशन के लिए वो रहेंगे, वो 10 से 20 दिन का हो सकता है। जो कि अब तक कितना होता था, 4 से 8 दिन का स्पेल होता था, लेकिन अब 10 से 20 दिन का होएगा। द हेल्थ इफेक्ट्स, होएगा नहीं मतलब हो सकता है। द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव्स इज स्टिल अ नेसेंट फील्ड ऑफ स्टडी। अब नेसेंट मतलब होता है इमर्जिंग, उभरता हुआ, यानी कि इसके ऊपर अभी ज्यादा रिसर्च किया नहीं गया है, ज्यादा स्टडी किया नहीं गया, अभी इसमें काफी सारा काम करना बाकी है। तो इस हीट वेव के इतने ज्यादा जो गर्म दिन होने वाले हैं, इनका हमारी सेहत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अभी नया न्यूनतम अपकमिंग फील्ड है स्टडी के लिए, इसके ऊपर रिसर्च होना बाकी है। एंड डेटा ऑन मोर्टालिटी कॉज्ड बाय इट वेरीज। और इसके ऊपर जो इसके द्वारा यानी कि हीट वेव्स के द्वारा जो डेथ होती हैं उसके जो आंकड़े हैं वो बहुत वेरी हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंकड़े हैं। जैसे कि द IMD
नेशनल IMD कौन हो गया, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो साइट वास्टली डाइवर्जेंट फिगर्स। साइट मतलब लिखते हैं, कहते हैं, बयां करते हैं, क्या, वास्टली बहुत ज्यादा, डाइवर्जेंट मतलब विविधता वाले, वेरिएशन वाले फिगर्स, यानी कि तीनों के डेटा जो है बहुत ज्यादा अलग है। However, experts concur on the need to put in place measures, लेकिन experts क्या कहते हैं, experts इस बात पे जरूर सहमत है, concur मतलब सहमत होना, इस बात पे जरूर सहमत है कि हमें पुट इन प्लेस का मतलब होता है स्थापित करना। क्या स्थापित करना है, ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिनसे कि टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल फ्रॉम द स्क्रॉचिंग हीट। स्क्रॉचिंग मतलब बहुत झुलसा देने वाली। तो बोल रहे हैं कि सभी जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे जरूर अग्री करते हैं कि हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिनसे जो मोस्ट वल्नरेबल यानी कि कमजोर व्यक्ति हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं, हमें उनको बचाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है। इन वन लीथल वीक इन मई 2010, अब ये 2010 की बात कर रहे हैं कि मई 2010 में एक हफ्ता ऐसा था जो बहुत ही लीथल मतलब घातक था। ठीक है। उस हफ्ते में अ हीट वेव क्लेम्ड मोर देन 800 लाइव्स इन अहमदाबाद। उस टाइम पे हीट वेव्स की वजह से 800 से भी ज्यादा लोगों की जान गई अहमदाबाद में। द ट्रेजेडी पुश्ड द सिटीज म्युनिसिपैलिटीज टू पार्टनर विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इस दुर्घटना ने, इस त्रासदी ने क्या किया, इस त्रासदी ने जो वहां का से उस शहर का अहमदाबाद का म्युनिसिपैलिटी है उसको प्रेरित करा, उसको पुश करा, किस चीज के लिए कि भाई वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड अमेरिकन अकेडमीज से के साथ में पार्टनरशिप करे। किस चीज के लिए पार्टनरशिप करे, टू डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट हीट एक्शन प्लान इन 2013, कि देश का पहला हीट एक्शन प्लान डेवलप किया गया इनके कॉम्बिनेशन से, इन सबके एक साथ आने से। और कब हुआ ये प्लान, 2013 में। 2010 के बाद 3 साल का टाइम लगा ये एक्शन प्लान डेवलप करने के लिए। ठीक है। इट फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब इसका मुख्य फोकस क्या था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब जैसे ही शुरुआत हो उसकी आपको चेतावनी दे दी जाए। आजकल बारिश होती है तो आपके फोन पे अलर्ट्स आ जाते हैं ना कि भाई आपके इलाके में बहुत तेज बारिश होने वाली है, अपने घर पे ही रहे, राइट। तो वो जो अलर्ट्स हैं वैसे ही कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें बनाया गया। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिससे क्या और क्या किया जाए साथ में, हेल्थ केयर मतलब जो ये हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, ठीक है, इन प्रोफेशनल्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, यानी कि इनकी क्षमता, ज्यादा लोग हायर किए जाएं। प्रमोटिंग अडेप्टिव मेजर्स। अडेप्टिव मेजर्स का मतलब क्या होता है कि जो उस एनवायरनमेंट को सूट करे उसके अनुकूल हम कदम उठाएं। कहाँ पे, इन वर्क प्लेसेज एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, यानी कि वर्क प्लेस, लोग जहां जहां भी काम करते हैं, ऑफिसेज में, कहीं स्कूल्स में, वहां पे इस तरीके का हम लोग कदम उठाएं जो कि इस एनवायरनमेंट को सूट कर सके और अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाए। एक्सपर्ट्स reckon the strategy has saved 1000 lives every year. Experts reckon का मतलब होता है मानना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्ट्रैटेजी के जरिए लगभग साल में 1000 जानें बचाई जाती हैं हर साल। Since then, तब से लेके more than 20 states have coordinated with the NDMA to develop HAPS। तब से लेके अब तक 20 से भी ज्यादा स्टेट्स ने NDMA के साथ में कोऑर्डिनेट किया, वहां पे गठजोड़ किया, ऑर्गेनाइज किया और फिर क्या किया, सबने अपने अपने स्टेट के लिए HAPs बनाए। ठीक है। However, critics say that these policy instruments have by and large remained on paper। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो पॉलिसीज बनाई गई, HAPs बनाए गए, ये by and large का मतलब होता है मोटे तौर पर ये से केवल और केवल कागजी कार्रवाई है, असल में इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुए इनके, ये एक्सपर्ट्स का मानना है।
दे आर नॉट अपडेटेड रेगुलरली। क्यों बोल रहे हैं कि कागजी कार्रवाई है? क्योंकि देखो हर साल जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, 2010 के बाद में आज हम बात कर रहे हैं 2024 में, तो इतने सालों में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आया होगा ना, वेरिएशंस आए होंगे, चेंजेस हुए होंगे। तो बोल रहे हैं कि हर साल हम अपने इंटरनेट के लिए भी बात करते हैं कि हमें अपडेट करना चाहिए, हम इंटरनेट पॉलिसीज के लिए, ट्राई के रूल्स के लिए, हर चीज के लिए बोलते हैं कि हमें रेगुलर अपडेट करना चाहिए। तो इनको भी हमें अपडेट करना चाहिए था। बोल रहे हैं कि इनको हर साल रेगुलरली अपडेट नहीं किया गया एंड डू नॉट हैव रेगुलर बजट्स, और इनके लिए हर साल के लिए कोई बजट नहीं तैयार किया गया, एंड आर इम्परवियस टू द नीड्स ऑफ मोस्ट वल्नरेबल। इम्परवियस मतलब इन अनअफेक्टेड, यानी कि जो सबसे ज्यादा लोग इस कठिनाई का सामना करने वाले हैं, कमजोर लोग हैं, उनको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जरूरतों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस बजट ने उनकी जरूरतों को काउंटर नहीं करा। फैमिलीज लिविंग इन स्लम्स और पुअरली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस, जो परिवार गरीब स्लम इलाकों में झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं या पुअरली कंस्ट्रक्टेड मतलब घर जिनके अच्छे से नहीं बने हुए वैसे रहते हैं, द एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन एंड दोज हु वर्क आउटडोर्स। और इसमें मोस्ट वल्नरेबल में कौन कौन आते हैं? वो लोग आते हैं जो स्लम्स में रहते हैं, पुअरली कंस्ट्रक्टेड घरों में रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं, और वो लोग जो बाहर काम करते हैं। Under-resourced municipalities do not have the wherewithal to deal with the challenges posed by the elements। तो under-resourced मतलब संसाधनों की कमी वाली म्यूनिसिपैलिटीज के पास में इतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि वो डील कर सकें, निपट सकें, जो चैलेंजेस आएंगे उनसे ये निपट सकें। ठीक है। लास्ट ईयर, पिछले साल, a sunstroke related tragedy in Navi Mumbai which claimed 13 lives shone a light on the need for more local level weather observatories। बोल रहे हैं पिछले साल क्या हुआ, एक सनस्ट्रोक से रिलेटेड एक ट्रेजेडी हुई नवी मुंबई में, जिसके बदौलत 13 लोगों की जानें चली गई, जिसने शोन अ लाइट यानी कि प्रकाश डाला, रोशनी डाली किसके ऊपर, कि हमें कितनी ज्यादा जरूरत है लोकल लेवल पे ऑब्जर्वेटरीज, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन का सामान हो, वो जो लोकल एनवायरनमेंट है, वेदर है, उन चीजों को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है, उसके बेसिस पे रिसर्च कर सके, वो बनाने की। द सैटेलाइट सिटी सोर्सेज इट्स डेटा फ्रॉम अ स्टेशन अबाउट 30 किलोमीटर अवे। अब ये ऑब्जर्वेटरीज जो है, सैटेलाइट सिटी मतलब होता है, सैटेलाइट सिटी होता है एक ऐसा शहर जो कि छोटी म्यूनिसिपैलिटी हो लेकिन वो एक बड़े एरिया का हिस्सा हो। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट सिटी होगी, ये कहाँ अपना डेटा कहाँ से लेगी? एक ऐसे स्टेशन से लेगी जो कि 30 किलोमीटर दूर तक फैला होगा, 30 किलोमीटर दूर होगा उससे। ठीक है, ये उनका प्लान है, ये वो सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। इन द रिसेंट ईयर्स, अभी हाल फिलहाल के सालों में, स्टडीज हैव अंडरलाइंड द नीड टू फाइन ट्यून द मैक्सिमम टेम्परेचर बेस्ड क्राइटेरिया। स्टडीज ने ये बताया है, हाईलाइट किया है, जोर दिया है कि हमें कितनी ज्यादा जरूरत है फाइन ट्यून मतलब एडजस्ट करने की। क्या चीज एडजस्ट करने की? जो मैक्सिमम टेम्परेचर बेस्ड क्राइटेरिया है टू डिक्लेयर अ हीट वेव, कि हम किस चीज को हीट वेव डिक्लेयर करेंगे, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, उसको एडजस्ट करने की जरूरत है, चेंज करने की, यानी कि उसमें भी विस्तार करने की जरूरत है, परिवर्तन लाने की जरूरत है। देयर इज अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट thresholds to declare heat waves must be tailored for local conditions। बोल रहे हैं कि एक बहुत बढ़ती हुई रियलाइजेशन, यानी कि लोगों की जानकारी, अवेयरनेस बढ़ रही है कि जो थ्रेशोल्ड है यानी कि सीमा है किस चीज की, कि हम इसको हीट वेव डिक्लेयर करेंगे, वो टेलर करनी पड़ेगी, यानी कि उसमें कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, फैक्टरिंग इन ह्यूमिडिटी व्हाइल एस्टिमेटिंग द स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय एक्सट्रीम हीट, कि हम ह्यूमिडिटी को भी काउंट करें, फैक्टर इन करना मतलब शामिल करना। तो जब हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि कितना एक्सट्रीम ये हीट वेव होएगा, इसमें कितना ज्यादा इसका स्ट्रेस होएगा, तो उस टाइम पे हमें ह्यूमिडिटी फैक्टर को भी काउंट करना चाहिए। डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज विल रिक्वायर सेवरल कोर्स करेक्शंस। अगर हमें क्लाइमेट चेंज के साथ में निपटना है तो हमें कुछ
डायरेक्टर्स अपने कुछ दिशा अपनी चेंज करनी पड़ेगी, परिवर्तन करनी पड़ेगी, कुछ अपनी दिशा को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कोर्स करेक्शन मतलब क्या हो गया, स्ट्रैटेजी बदलनी है, दिशा बदलनी है, नजरिया बदलना है, ऑब्जर्वेशन बदलनी है, तो ये हो गया कोर्स करेक्शन। There's no time to be lost after the IMD's latest alert. IMD के लेटेस्ट अलर्ट आने के बाद में अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है गंवाने के लिए, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट अलर्ट आया है कि 20 से 30 दिन की एक्सट्रीम हीट वेव्स आने वाली हैं, वो आप लोगों के लिए भी चेतावनी है। सभी बच्चे अपना अपना ध्यान रखें, एग्जाम भी अप्रोचिंग है, पढ़ना भी है, तो बाहर ऐसे जब तक बहुत ज़रूरी ना हो ना जाए, ठीक है। घर वालों की मदद करना भी ज़रूरी है, बट आपका एग्जाम भी ज़रूरी है, तो सोच समझ के इवनिंग टाइम में निकलिए, अर्ली मॉर्निंग निकल कर जल्दी वापस आ जाइए अगर इतना अर्जेंट काम है तो, ठीक है। आपकी सेहत का ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। What is the tone of the passage regarding the IMD's heat wave alert and the action taken? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार जो IMD का हीट वेव का अलर्ट आया है और उसके अनुरूप जो एक्शन लिया गया है उसके बारे में टोन कैसी है। तो टोन जो है वो ये बोलती है कि भाई IMD की हेल्प से आपने HAP सिस्टम्स तो बना लिए, लेकिन वो HAP सिस्टम जो है वो कागजी कार्रवाई ज़्यादा है क्योंकि उनको रेगुलरली अपडेट नहीं किया जा रहा। अब रेगुलरली अपडेट नहीं किया जा रहा, अब बताओ आप 1970 के दशक के नियम जो हैं वो आज के साइबर नेटवर्क वाली दुनिया में, इंटरनेट वाली दुनिया में, जब AI भी इतनी प्रोमिनेंट हो चुकी है, उस दुनिया में क्या कारगर साबित होंगे? अगर हम उनको चेंज नहीं करेंगे तो क्या हम आज के डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ में कोप कर पाएंगे? नहीं ना। तो वो अपडेशन चाहिए, तो सेम चीज़ है यहाँ पे, अपडेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे IMD का जो तरीका है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्रिटिकल रखा है उसके लिए ओपिनियन। सो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? बोल रहे हैं पैसेज की मेन थीम क्या है। पैसेज की मेन थीम है द चैलेंजेस एंड सक्सेसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग हीट एक्शन प्लान। इसके जो चैलेंजेस हैं और इसमें जो सफलता हासिल हुई है, सफलता क्या हासिल हुई है, प्रति साल हम 1000 लोगों की जान बचाते हैं, ठीक है, ये सफलता हासिल हुई है। चैलेंजेस क्या है कि इसको रेगुलरली अपडेट नहीं किया जाता। 20 से अधिक स्टेट्स ने इसको अपनाया है, बट लागू कितना किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, वो क्वेश्चन के घेरे में है। द हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन इंडिया, तो इसका इतिहास हमने नहीं पढ़ा, राइट। इतिहास की केवल 1901 की डेट आई जब बहुत ज्यादा गर्मी थी, और 2021-22 का डेटा जब मई के महीने में डेथ्स हुई थी, ठीक है, वो डेटा आया। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिडिक्टिंग एंड मैनेजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तो हमने इसके ऊपर भी चर्चा नहीं करी। द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ये केवल ग्लोबल वार्मिंग का एक पहलू बताया गया, उसी का एक रूप है हीट वेव्स, जिसके ऊपर हमारा सारा पैसेज था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What has been the impact of climate change on Indian summer as mentioned in the passage? हिंदुस्तान की समर के ऊपर क्या असर पड़ा है कि हिंदुस्तान में स्प्रिंग सीजन जो है वो सिकुड़ा है, ठीक है, ये असर पड़ा है। द क्लाइमेट चेंज हैज लेड टू अ रिडक्शन इन द ड्यूरेशन ऑफ स्प्रिंग सीजन एंड एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What was the response of Ahmedabad's municipality to the heat wave in May 2010 as described in the passage? तो क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने HAP सिस्टम जो है डेवलप करा कोलैबोरेशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और अमेरिकन अकेडमीज के साथ मिलकर। द म्यूनिसिपैलिटी इग्नोर्ड द इम्पैक्ट, तो इग्नोर तो उन्होंने बिल्कुल नहीं करा, और ये लागू कब हुआ? 2013 में लागू हुआ, ठीक है। The municipality launched a public awareness campaign to educate citizens about the dangers of heat waves but did not implement any concrete measure. तो ये गलत है। फर्स्ट पार्ट करेक्ट है कि उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए, ठीक है, HAP सिस्टम भी लॉन्च करा, लेकिन सेकंड पार्ट गलत है कि उन्होंने कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई कॉन्क्रीट कदम नहीं उठाया, ठोस कदम नहीं उठाया, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। द म्यूनिसिपैलिटी पार्टनर्ड विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड अमेरिकन अकेडमीज टू डेवलप फर्स्ट हीट एक्शन प्लान
इन 2013, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और अमेरिकन अकेडमीज के साथ में मिलकर देश का पहला हीट एक्शन प्लान लॉन्च करा 2013 में, जिसको बाद में 20 अलग अलग स्टेट्स ने, उससे भी ज्यादा अलग अलग स्टेट्स ने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Based on the passage, which of the following statements are true regarding the effectiveness of heat action plans HAPs in India? तो heat action plan के बारे में क्या क्या statements understated में से correct हैं वो हमें बतानी है। The first HAP developed in Ahmedabad in 2013 has been credited with saving approximately 1000 lives annually। बिल्कुल करेक्ट है ये कि जो HAP सिस्टम डेवलप किया गया था, देश का पहला HAP सिस्टम जो डेवलप किया गया था अहमदाबाद की 2010 की त्रासदी को देखते हुए 2013 में, तो उसको क्या है, उसको क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिटेड मतलब उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है कि हर साल 1000 से ज्यादा जानें उसकी मदद से बचाई जाती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Critics argue that HAPs are regularly updated and have sufficient budgets to meet the needs of most vulnerable population। ये गलत है, क्योंकि critics argue कर रहे हैं तो वो कुछ negative argument दे रहे होंगे। तो critics argue कर रहे हैं कि HAPs को regularly update नहीं किया जाता और इनके लिए सालाना sufficient budget भी नहीं दिया जाता या regular budget नहीं दिया जाता। तो second statement incorrect हो जाती है। Third statement, more than 20 states have collaborated with the NDMA to develop HAPs, but their implementation has been largely limited to documentation। बोल रहे हैं 20 से भी ज्यादा स्टेट्स ने NDMA के साथ में कोलैबोरेट करा, HAPs डेवलप करे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो केवल कागजी कार्रवाई रह गया, उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब पैरा जंबल का क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट गिवन है जंबल्ड फॉर्म में, हमें उसको रीअरेंज करना है। वेयर दे बीइंग फोर्स्ड टू कमिट। अब दे जो है एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आएगा, तो नाउन हमारे पास अभी आया नहीं, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं होगा ना, मतलब स्टेटमेंट का पहला हिस्सा तो नहीं होगा। ऑप्शन ए हो गया एलिमिनेट। जहां पे उनको फोर्स किया जाता है कमिट करने के लिए, क्या करना कमिट करने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस फाइंड देमसेल्व्स, हजारों की संख्या में हिंदुस्तानी जो है अपने आप को पाते हैं, कहाँ पाते हैं, किसी स्थिति में पाते होंगे, किसी जगह पे पाते होंगे। तो ये जो दे बोला जा रहा है, दे किसके लिए बोला जा रहा है, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस के लिए। तो यानी कि क्यू क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ऑप्शन सी में क्यू फर्स्ट पार्ट है, डी में क्यू फर्स्ट पार्ट है, बी को एलिमिनेट कर दो, ये दोनों रह गए वैलिड। स्ट्रैंडेड इन म्यांमार, तो फाइंड फोर्स टू कमिट, स्ट्रैंडेड इन म्यांमार तो नहीं होगा। म्यांमार एंड कंबोडिया, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए, कहाँ फंसे हुए पाते हैं अपने आप को, म्यांमार और कंबोडिया के देशों में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड एंड डिसेप्शन, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। तो फोर्स किया जाता है ना, फोर्स किस चीज के लिए किया जाता है, टू कमिट ऑनलाइन फ्रॉड एंड डिसेप्शन। यानी कि पी जो है एस से रिलेटेड है, पी के बाद में एस आएगा, पी के बाद में एस यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस फाइंड देमसेल्फ, अपने आप को कहां पाते हैं वो, स्ट्रैंडेड इन म्यांमार एंड कंबोडिया, म्यांमार और कंबोडिया में फंसा हुआ पाते हैं, जहां पे वेयर, वेयर मतलब जगह से रिलेटेड होगा, जहां पे उनसे फोर्सफुली ऑनलाइन फ्रॉड और डिसेप्शन करवाया जाता है। तो अरेंजमेंट क्या बन गया, आर क्यू आर पी एस, क्यू आर पी एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अहेड ऑफ इट्स मर्जर, अपने मर्जर से पहले, अब इट्स अगेन प्रोनाउन है, किसी नाउन के लिए इस्तेमाल आएगा, तो किसके मर्जर के पहले, अपने मर्जर, यानी कि किसी चीज की बात कर रहे होंगे। एज इट ग्रैपल्स विद चैलेंजेस, जैसे जैसे वो चैलेंजेस से जूझ रहा है। विस्तारा एयरलाइंस इज फेसिंग अ टफ टाइम, अब विस्तारा एयरलाइंस जो है हमारा नाउन है कि वो एक बहुत मुश्किल घड़ी से जूझ रहा है, जिसके लिए बोला गया अहेड ऑफ इट्स मर्जर, ठीक है। विस्तारा एयरलाइंस इज फेसिंग अ टफ टाइम, तो फर्स्ट जहां पे नाउन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। तो आर क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी वैलिड है, ए और डी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है।
विद एयर इंडिया। अब मर्जर होगा विद एयर इंडिया, यानी कि पी के बाद में आएगा एस स्टेटमेंट। यहाँ पे पी के बाद में एस आ रहा है, यहाँ पे एस पी से पहले आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, बच गया क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर क्यू पी एस। अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विस्तारा एयरलाइंस इज फेसिंग tough times as it grapples with challenges ahead of its merger with Air India. Option B is correct. The joint efforts made by the Indian Air Force and, अब दूसरा कोई हिस्सा होगा इसका, किसी के joint effort होंगे तो दो लोग होंगे ना साथ में शामिल, एक तो हो गया इंडियन एयरफोर्स, दूसरा कौन है, एंड डैश दी इंडियन नेवी, तो पता चल गया दूसरा कौन है, एंड द इंडियन नेवी, इन दोनों का ज्वाइंट एफर्ट है, यानी कि पी और क्यू स्टेटमेंट जो है साथ में आएंगे, पी के बाद में क्यू आएगा। यहाँ पे क्यू पहले आ रहा है, एलिमिनेट कर दो पी के बाद में क्यू, क्यू पहले आ रहा है, एलिमिनेट कर दो पी के बाद में क्यू। तो या तो हमारा आर फर्स्ट स्टेटमेंट है या हमारा पी फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब आर को देख लेते हैं। रिसेंटली आर शाइनिंग एग्जाम्पल, नहीं ये ऐसे, मैरीटाइम सिक्योरिटी मेजर्स एंड इंटर सर्विस कोलैबोरेशन, तो आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, यानी कि जो डी स्टेटमेंट, डी ऑप्शन है पी क्यू एस आर, ये हमारा आंसर होगा। द जॉइंट एफर्ट्स मेड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी टू फ्री द मर्चेंट वेसल्स MV Rowan फ्रॉम पायरेट्स इन द अरेबियन सी recently are shining example of effective maritime security measures and inter-service collaboration. Option D is correct. Of systematic corruption that undermines, systematic यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसका जो करप्शन है उसको अंडरमाइन करता है, जो कि अंडरमाइन करता है at a farmhouse in Gurugram is a glaring indictment। बोल रहे हैं कि एक फार्म हाउस है गुरुग्राम में, वहां पे कुछ घटना हुई जो कि ग्लेरिंग यानी कि स्पष्ट, इंडिक्टमेंट मतलब उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है, द लीकिंग ऑफ यूपी पुलिस एग्जाम पेपर टू ओवर 1500 कैंडिडेट्स। बोल रहे हैं कि जो यूपी पुलिस का एग्जाम पेपर लगभग 1500 कैंडिडेट्स को लीक कर दिया गया। द इंटीग्रिटी ऑफ आवर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि उनके जो क्वालिटी है ऑनेस्ट होने की, हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने ऑनेस्ट हैं, कितने स्ट्रांग उनके मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, इस बात को जाहिर करता है। तो गुरुग्राम इज अ ग्लेरिंग इंडिक्टमेंट ऑफ सिस्टमैटिक करप्शन एंड दैट अंडरमाइंस। तो ये तो हमें पता चल गया क्यू जो है पी से पहले आएगा, क्यू पी से पहले आएगा। यहाँ पे पी पहले आ रहा है, क्यू पी से पहले आ रहा है, क्यू पी से पहले आ रहा है, क्यू के पी के बीच में आर है, इनकरेक्ट हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, देखते हैं क्या होगा। अब जो घटना हुई है, घटना क्या हुई है कि पेपर लीक हुआ है, यूपी पुलिस एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। आर के बाद में आएगा कैंडिडेट्स, कहाँ पे, एट अ फार्म हाउस इन गुरुग्राम इज अ ग्लेयरिंग इंडिक्टमेंट ऑफ सिस्टमैटिक करप्शन दैट अंडरमाइंस द इंटीग्रिटी ऑफ आवर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पूरा आंसर मिल गया, आर क्यू पी एस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हमें हमारे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस ये पता है ना, तो हमारा पैराजंपल के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। आपको सबसे पहले ढूंढना है कोई भी प्रोनाउन जो है वो नाउन से पहले नहीं आएगा। पता है ये चीज सबको। प्रोनाउन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाउन की जगह पे, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि स्टेटमेंट्स जो हैं, पैराग्राफ जो ऑड ना लगे, राइट। तो नाउन आएगा तभी प्रोनाउन आएगा। अब जहां पे बातें आ जाती हैं, इट, दे, देम, ही, हर, ये सब क्या है, प्रोनाउंस हैं, किसी चीज की पहला जिक्र किया गया होगा उसी को रेफर कर रहे होंगे, राइट। तो ये बताता है कि हम बात करेंगे नाउन के बाद में ही प्रोनाउन आएगा, तो इससे हमारा टर्म्स जो है वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, फिर बात आ गई कि प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जोड़ने का काम करेगा। तो अगर हमें पता है कि प्रेपोजिशन किसको किसके साथ में जोड़ रहा है तो और ज्यादा इजी हो जाएगा करने का। जैसे कि यहाँ पे ऑफ जो है वो इस्तेमाल किया गया है किसको, इंडिक्टमेंट, कि वो दर्शाता है, क्लियर एग्जाम्पल है किसका, सिस्टम के करप्शन का क्लियर एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो इज अ ग्लेयरिंग इंडिक्टमेंट, वो अगर ग्लेयरिंग इंडिक्टमेंट तक भी रखते तो भी करेक्ट हो जाता कि वो ये एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है। अब किसका एग्जाम्पल है वो आगे उन्होंने बता दिया जोड़ के कि भाई ऑफ सिस्टमैटिक करप्शन। तो इस तरीके से आपको अपने ग्रामर के कंसेप्ट्स मजबूत रखने हैं तो आपके पैराजम्पल के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अ सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड फॉर, कि एक बड़ा कदम है आगे की तरफ, फॉर इंडिया टेस्ट फायरिंग ऑफ द अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल विद MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी मार्क्स द नेशंस डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मार्क करेगा। सबसे पहला पार्ट जो आएगा कि इंडिया ने टेस्ट फायर करा अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, किसके साथ में टेस्ट फायर करा उसको, MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में फायर करा, जो कि मार्क करता है एक बहुत बड़ा कदम आगे की तरफ फॉर दी नेशंस डिफेंस कैपेबिलिटीज, देश की डिफेंस क्षमताओं के लिए। यानी कि हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QRPS हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हर पेरेंट्स फॉरबेड हर टू मैरी हर लवर, उसके पेरेंट्स ने फॉरबेड यानी कि उसको मना कर दिया। फॉरबेड करना मतलब मना करना, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, उसको स्वीकृति दे दी, उसको अलाउ कर दिया, मंजूरी दे दी। प्रिवेंटेड मतलब बचाव, रिफ्यूज्ड मतलब मना, डिक्लाइन मतलब नकार देना किसी चीज को, और अलाउ मतलब स्वीकृति देना, हामी दे देना, रजामंदी दिखा देना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। कोई व्यक्ति जिसको हराया नहीं जा सकता हो, जिसको बदला नहीं जा सकता हो, वो व्यक्ति उसको क्या कहते हैं, इनविंसिबल, अजय, इसको जीता नहीं जा सकता, अजय। ठीक है। हेडस्ट्रॉन्ग मतलब जिद्दी, विग्रस मतलब ऊर्जावान, बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ, सोवरेन मतलब सम्राट, किसी जगह का राजा, सबसे ऊंचे पद वाला, तो वो गया सोवरेन। तो यहां पे ऑप्शन ए इनविंसिबल इज करेक्ट। यू हैव अडॉप्टेड द प्लान, अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यू क्या है, सब्जेक्ट है, अडॉप्टेड क्या है, वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, द प्लान क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, द प्लान। अब प्लान सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज बीन, द प्लान हैज बीन अडॉप्टेड। अब अडॉप्टेड किसके द्वारा किया गया, बाय, सब्जेक्ट बाय यू। द प्लान शुड बी किया जाना चाहिए नहीं, इज किया गया नहीं, हैज बीइंग कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं, हैज बीन अडॉप्टेड बाय यू। ऑप्शन बी डी इज करेक्ट। एंजाइटी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एंजाइटी की स्पेलिंग करेक्ट है। प्रिपरेशन तैयारी करना, वॉलंटरी मतलब खुद से भाग लेना। स्टेशनरी, अब स्टेशनरी दो चीजें होती हैं, एक तो स्टेशनरी होता है जो हमारे पेंसिल्स वगैरह हम लेते हैं वो, और एक स्टेशनरी होता है स्थिर। ठीक है, दोनों ही स्टेशनरी की स्पेलिंग यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे पीछे ई आ रहा है तो हम समझ रहे हैं कि ये जो पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, बुक्स, नोटबुक्स, ये वो वाली स्टेशनरी की बात कर रहे हैं जो राइटिंग मटेरियल होता है। तो उसकी स्पेलिंग क्या होता है, STATIONERY। और दूसरा जो स्टेशनरी होता है जो एक जगह पे स्थिर है, वो कौन सा होता है, STATIONARY, स्टेशनरी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आउट ऑफ द ब्लू हमने कल भी पढ़ा था। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है एकदम अचानक से आपने कोई घोषणा कर दी, अचानक से आपने कोई बात अपने पेरेंट्स को बता दी। अनडाउटेडली मतलब बिना किसी संदेह के, अनएक्सपेक्टेडली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनबिलीवेबली यानी कि जिसके ऊपर आपको यकीन नहीं हो रहा। अनकंसर्न्ड यानी कि जिस बात से आपको फर्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं होती। ठीक है, सो ऑप्शन बी अनएक्सपेक्टेडली इज करेक्ट। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे, पेशेंट के गुजर जाने के बाद डॉक्टर आया। अब हैड जो है वो पास्ट टेंस में आ रहा है, तो वो पास्ट पार्टिसिपल में होनी चाहिए ना, तो क्या आएगा, हैड पास्ड अवे, पास्ड अवे यानी कि वो गुजर गए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
वी डैश ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एंड बॉट न्यू वंस फॉर दिवाली। जब आप अपने पुराने क्लोथ्स को त्याग देते हैं तो उसको बोला जाता है कास्ट ऑफ। ठीक है, क्या बोला जाता है? कास्ट ऑफ। सो ऑप्शन डी, कास्ट ऑफ इज करेक्ट। लुइस वॉज एंथ्रेल्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ अ रेस डॉट सिस्टम। लुइस कोई व्यक्ति था, वो बहुत ही एंथ्रेल्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा आकर्षित था, जिज्ञासु यानी कि उसको बहुत ज्यादा रुचि थी, एक्साइटेड हो गया इस कंसेप्ट से। किस विचार से, किस कंसेप्ट से? कि उभरी हुई डॉट्स का हम एक सिस्टम बना सकते हैं। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेल के लिए। जो व्यक्ति देख नहीं सकते उन लोगों को पढ़ने के लिए ब्रेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उभरी हुई डॉट्स का एक सिस्टम होता है। ही मेड अप हिज माइंड। अब देखो, अगर हमें पता लगाना है कि बी अगर मान लो ऊपर लिखा होता है ए की जगह पे, तो ही आ रहा है। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आएगा तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब ये देखो ऑप्शंस में बी फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता। Blind persons could read large textbook that are bulky with the aid of this। this बता रहा है किसी ऐसे सिस्टम के लिए, अल्फाबेट कोड के लिए, जिसका पहले जिक्र किया गया। एन अल्फाबेट कोड, एन मतलब एक अल्फाबेट कोड, यहाँ पे पहली बार इसका जिक्र किया गया, यानी कि बी के बाद में सी आएगा। सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बी के बाद में सी आ रहा है, यहाँ पे सी पहले आ रहा है, इनकरेक्ट हो गया। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से अपने आंख कान नाक मुंह सब खोल के पूरा ध्यान जो है इस पैसेज के ऊपर, जो भी आपको पैराजंबल का दिया गया है उसके ऊपर रखना है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ही मेड अप, उसने अपना दिमाग बना लिया, उसने पूरा विचार कर लिया कि मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है एक अल्फाबेट कोड बनाने के लिए, अल्फाबेटिक कोड को दिखाने के लिए। ब्लाइंड पर्सन्स, अंधे लोग, कुड रीड लार्ज लेटर बुक्स दैट आर बल्की विद द एड ऑफ दिस अल्फाबेट कोड। तो बड़े बड़े लेटर्स वाली बुक जो कि बहुत भारी भरकम होती है, उनको अंधे लोग पढ़ सकते हैं इस अल्फाबेटिक कोड की मदद से। एडिशनली, फिर इसके और ऐड करने पर ही डेवलप्ड 6 डॉट सेल टेक्नोलॉजी, उन्होंने 6 डॉट सेल टेक्नोलॉजी का इजाद किया, विच वॉज हिज एट हिज फिंगर टिप्स, जो उनके फिंगर टिप्स मतलब उनको उंगलियों पे याद थी, उनको बिल्कुल ऐसे तुरंत चुटकियों में याद थी कि कोई कुछ पूछे वो चुटकियों में आंसर दे दे, इस तरीके से याद थी। सो ऑप्शन सी ABCD इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन बताना है। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब किसी चीज की सुविधा बताना। कोटर्मिनस, कोटर्मिनस का मतलब क्या होता है कि देखो स्पेलिंग इसके इनकरेक्ट है, इसका मतलब होता है कि सेम तरीके की बाउंड्रीज, सेम स्पेस में होना, सेम टाइम में होना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, या समान उसका मतलब होना। तो इसके स्पेलिंग क्या होते हैं? COTERMINOUS, ये इसके स्पेलिंग होते हैं। एम्बिएंट, एम्बिएंट मतलब आस पड़ोस का जो एनवायरमेंट है। ठीक है, अनाउंस, घोषणा करना। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। The boxer showed audacity by agreeing to fight the champion। Audacity का मतलब होता है उसने इतना साहस दिखाया, उसने इतनी ब्रेवरी दिखाई। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ठीक है, तो ये तो ऑडेसिटी यानी कि बहादुरी का सिनोनिम नहीं होता। डेस्परेशन यानी कि निराशा। करेज मतलब बहादुरी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मैसिव रैंसमवेयर अटैक, रैंसमवेयर क्या होता है? अगेन सॉफ्टवेयर का अटैक जो होता है वो। ठीक है, तो रैंसमवेयर अटैक दैट हैज क्रिपल्ड ई हॉस्पिटल सर्विसेज ऑफ एम, जिसने क्रिपल्ड यानी कि लाचार कर दिया, लंगड़ा दिया, लड़खड़ा दिया किसको? ई हॉस्पिटल सर्विस जो है एम्स की, दिल्ली की, उसको। हाईलाइट्स द डैश वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दर्शाता है, रेखांकित करता है, किस चीज को रेखांकित करता है? कि देश का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना कमजोर है, वल्नरेबल है, किस चीज के लिए? एंड द पॉसिबली अदर क्रिटिकल IT सिस्टम्स टू साइबर क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में कितने बड़े जोखिम पर हैं। केवल देश का हेल्थ केयर सिस्टम नहीं, और भी क्रिटिकल IT सिस्टम्स जो हैं वो कितने ज्यादा बड़े खतरे में हैं। द प्रीमियर पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, अब एम्स कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट तो नहीं है, छोटी मोटी संस्था तो नहीं है। एम्स की चेन्स खुली हुई है पूरे देश में, और लोग दूर दूर से, दूर दराज के इलाकों में एम्स में जाके अपना इलाज करवाना प्रेफर करते हैं। वेटिंग में लोग चल रहे होते हैं, स्टिल वहां पर जाके करवाए, क्योंकि उनको उम्मीद है कि वहां से वो ठीक होकर वापस आएंगे। तो देश का सबसे प्रीमियम जो पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है
डैश टू अराउंड 15 लाख आउट पेशेंट्स एंड 80,000 इन पेशेंट्स एवरी ईयर, जहाँ पे लगभग फिर 15 लाख आउट पेशेंट कौन होते हैं, जो दिखा के चले गए, और इन पेशेंट होते हैं जो भर्ती हैं। तो 15 लाख आउट पेशेंट्स जहाँ पे आते हैं और 80,000 इन पेशेंट्स जहाँ पे हर साल होते हैं। Consequently, there are fears that the attackers could sell the now force encrypted AIMS databases that contain, अब ये इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब ये डर पैदा हो गया है कि ये जो अटैकर्स हैं ये बेच सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, फोर्स इनक्रिप्टेड जो एम्स का डेटा है, दैट कंटेन डैश इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स, जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है पेशेंट्स की, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स भी शामिल हैं, जजेस भी शामिल हैं, एंड देयर हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स ऑन द डार्क वेब पे वो सेल कर सकते हैं। Of course, what has happened to AIMS is hardly a local phenomenon. जाहिर सी बात है, जो एम्स में हुआ वो कोई ऐसे आमतौर पे होने वाली घटना नहीं है, और हिंदुस्तान के किसी साइबर उसने नहीं किया, ये आमतौर पे होने वाली घटना नहीं है। अ डैश इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड वाइड, एक बढ़ता हुआ या रैंडम इंक्रीज या सडन इंक्रीज हो सकता है साइबर अटैक्स का, कहाँ पे, दुनिया भर के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स पे ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक के दौरान में देखा गया हो सकता है। द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर वॉज द सेकेंड मोस्ट टारगेटेड ग्लोबली, तो जितने भी हो रहे थे अटैक्स उनमें हिंदुस्तान का जो हेल्थ केयर सेक्टर था वो दूसरे नंबर पर था, जिसको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था। इट इज़ क्लियर दैट इंडियन हॉस्पिटल्स आर वल्नरेबल टू साइबर सिक्योरिटी, ये साफ है कि हिंदुस्तान के जो हॉस्पिटल्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी के जोखिम में हैं। गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल्स नीड टू यूज बेस्ट प्रैक्टिसेस टू वार्ड ऑफ फ्यूचर क्राइसिस, तो सरकारों को और हॉस्पिटल्स को बेस्ट प्रयास करने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर में इस तरीके के क्राइसिस से वो बच सके। सबसे पहला, द मैसिव रैंसमवेयर अटैक दैट हैज क्रिपल्ड ई-हॉस्पिटल सर्विसेज ऑफ एम्स दिल्ली हाईलाइट्स द इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ खतरा, बढ़ती हुई जो वीकनेस है, कमजोरी है, राइट। सो इंक्रीजिंग, स्ट्रेंथनिंग मजबूत होती हुई, शाइनिंग मतलब उभरती हुई, चमकती हुई, डेवलपिंग मतलब जिसमें विकास हो रहा है, तो यहाँ पे बढ़ता हुआ खतरा है, मजबूत खतरा, शाइनिंग खतरा, डेवलपिंग खतरा नहीं है। द प्रीमियर पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट डैश टू अराउंड, केटर मतलब जरूरतों को पूरा करना, केटरिंग, अब यहाँ पे केटर्स होएगा, क्यों, क्योंकि जो हम सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, प्रीमियर पब्लिक, यानी कि एम्स हमारा सब्जेक्ट है जो कि देश का सर्वोच्च हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, तो वो सिंगुलर है, ठीक है। उसकी फ्रेंचाइजेस हैं लेकिन वो तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो फिर आगे वर्ब कैसे होएगा, वो भी सिंगुलर होएगा, केटर्स। Consequently, there are fears that the attackers could sell the now force encrypted AIMS databases that contain political information, public information, personal information, personnel information। तो यहाँ पे आर्मी ये कौन सा पर्सनल है, किसी जैसे आर्मी पर्सनल होते हैं, नेवी पर्सनल होते हैं, पुलिस पर्सनल होते हैं वो, लेकिन यहाँ पे पर्सनल हमारा प्राइवेट जो अपना पर्सनल डेटा है वो चोरी हुआ है। दैट कंटेन सी पर्सनल डेटा। अ डैश इंक्रीज इन साइबर अटैक्स, अ ग्रैंड इंक्रीज, ग्रैंड का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा शानदार। वेटी मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, मैसिव मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, और बल्क मतलब बहुत भारी भरकम। तो यहाँ पे द मैसिव इंक्रीज, जो बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है साइबर अटैक्स में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स में दुनिया भर के, डैश ड्यूरिंग पेंडेमिक, हैज विटनेस्ड ड्यूरिंग, हैज बीन विटनेस्ड, ये देखा गया है किसके दौरान में, पेंडेमिक के दौरान में, हैज बीन विटनेस्ड ड्यूरिंग पेंडेमिक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।